Assalamu alaikum, everyone. I hope so. I'm audible to every one of you. Extremely sorry for yesterday's video. I guess there is some glitch in that video, so I'm making this video right from scratch once again. Basically, this chapter is about the information technology and information system. I'm extremely sorry for my voice as well. मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है इस वजह से. बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी जो है वो इस चैप्टर की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए. ठीक है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस चैप्टर. इस चैप्टर की मैक्सिमम कवरेज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वक्त. ठीक है, वो पार्ट हम कवर करेंगे इस बुक से जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट स्पेसिफिक पार्ट. और इस पार्ट को कवर करने के बाद बेसिकली हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ जो है वो कवर हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और हम देखते हैं कि ये पार्ट जो है वो किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर रहा है. तो सर यहाँ पे कहते हैं आपसे एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी आवाज जो है ना वो इग्नोर कीजिएगा. वी आर लिविंग इन एन इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. आज के जमाने में हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर है, which bring not only the opportunities but challenges as well. Any business that can create a competitive advantage by the effective use of the information technology, and this may be achieved through efficient business processes, or for instance, purchasing, selling human resources, and obtaining information for optimal decision making. Which result in substantial operational and cost benefits. So basically यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि यार आप जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. यानी आप दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते उनके मुकाबले में आप बेहतर जो है वो अपने रिजल्ट्स और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को अटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं फेस टू फेस मार्केट के अंदर तो ऑपरेट कर ही रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम गेन कर लूंगा. फिर यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल आता है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. सर इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है? बेसिकली सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या. कहता है an information system collects and processes data into information that is provided to user for the use in strategic planning, decision making, performance monitoring and production. Information system basically एक ऐसा सिस्टम है जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करता है. और ये सिस्टम के तहत हम कोशिश ये करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको मार्केट के अंदर जो है वो अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें. राइट, फिर आपसे कहते हैं these systems give both companies and consumer access to vast amount of information and also facilitate communication between management and staff as well as internal and external stakeholders. Consequently, they can help the company to increase their revenues and reduce their expenses through optimization of time and money. They have also enabled new companies to compete geographically dispersed product market. Virtually all the companies use some type of information system to store, access, and analyze information, improve communication with the customers, and improve communication among the employee. दुनिया की हर कंपनी इस वक्त इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ऑपरेट कर रही है और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा कलेक्शन के मॉड्यूल्स. इसका मतलब है कि आज के जमाने में हम एक डेटा को कलेक्ट करते हैं, इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं. जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हम इस डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत इस डेटा को यूज करते हैं और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए नजर आता है. और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? हमारे प्रॉफिट्स. इसका एंड रिजल्ट क्या होते हैं? हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, यानी हमारी प्रॉफिटेबली इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स. तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतरी आती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है.
कहता है if a company determine how to use the information technology to improve its efficiency, it can reduce its expenses and increase its earning. अगर एक कंपनी ये डिटरमाइन कर ले कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है, तो वो अपने एक्सपेंसेस कम कर सकती है और वो अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकती है. It can use the information technology to attract more customers or offer additional product. It can increase the revenue and increase its earning. Investing in information system can be expensive for the companies. Therefore, it is important to carry out a cost-benefit analysis of investing in technologies that will not provide a net positive return on investment within the relatively short useful lives of technology experience and fast-paced change. कहता है भाई देखो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो कर दो लेकिन ये याद रखना है कि लेट्स सपोज अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए आपको $5,000 मिल रहे हैं लग रहे हैं आपका एक्सपेंस है ये इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का और आपको लगता है कि आपका एक्सपेंस इज ग्रेटर देन रेवेन्यू मिसाल के तौर पे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ $2,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आप ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना आपके लिए बेकार है इट्स वर्थलेस दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी इट्स बेटर नॉट टू अडॉप्ट और आप कोई और काम में इन्वेस्टमेंट कर दो राइट फिर बेटा आपसे क्या कहते हैं जरा समझो बात को कहता है देखो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ना कुछ बातें होती है हम सबसे पहले इनपुट जनरेट करते हैं यानी इनपुट इज द डेटा दैट वी एंटर फिर उसको प्रोसेस किया जाता है ये सीपीयू जो है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है और फिर उसके बाद जैसे आउटपुट नजर आता है फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहा हूँ तो मैं डाटा डालूंगा कंपनी की सेल्स कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपनी के एडमिन एक्सपेंसेस कंपनी के जनरल एक्सपेंसेस कंपनी के रेवेन्यूज अदर रेवेन्यू सारी चीजें डालने के बाद मैं कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दूंगा और कंप्यूटर मुझे जो है वो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना के देगा और फिर मैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को किसी डिवाइस के अंदर स्टोर कर लूंगा सो दैट आई कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती है कुछ बातों को हमने समझना है सर सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस एक ऐसी चीज है जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को एंटर करने में सिस्टम के अंदर एंटर करने में काम आती है यानी जब आप डेटा एंटर करते हो सिस्टम के अंदर तो वो बेसिकली आपकी इनपुट डिवाइसेस के जरिए हो रहा होता है और ये इनपुट डिवाइसेस आपको हेल्प आउट करती है इन एंटरिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम अच्छा अब आपने डेटा तो डाल दिया ठीक है व्हाट यू नीड टू डू अब आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस चाहिए आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो फैसिलिटेट करती है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम फॉर एग्जांपल वुड इंक्लूड प्रिंटर स्पीकर अब ये वो डिवाइसेस है जो उस डेटा को आपको शो करती है फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेटा कीबोर्ड के जरिए डाल रहा हूँ तो मेरा मॉनिटर मेरी आउटपुट डिवाइस होगी लेकिन मेरा कीबोर्ड मेरी इनपुट डिवाइस होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ माइक में बोल रहा हूँ तो मेरा माइक जो है वो मेरी इनपुट डिवाइस होगी लेकिन मेरा स्पीकर मेरी आउटपुट डिवाइस होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कैनर के अंदर स्कैन कर रहा हूँ तो मुझे जो स्कैनर है वो मेरी इनपुट डिवाइस है और मेरी जो मॉनिटर है वो मेरी आउटपुट डिवाइस है सो बेसिकली आउटपुट डिवाइस आपको रिजल्ट शो करती है एक कंपनी का एसोसिएटेड रिजल्ट्स और उसके जरिए आप जो है वो कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो आप कंपनी को नोटिफाई करते हो और इस तरीके से आप कंपनी को जो है वो एक अच्छे परस्पेक्टिव की तरफ लेके जा रहे होते हो फिर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इस पे हम थोड़ी देर में और बातें करेंगे ये इनपुट लेता है उसे प्रोसेस करता है इनटू एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और फिर उसको जो है वो आप तक पहुंचाता है अब ये कुछ आसान बातें हम जरा जल्दी जल्दी कर सकते हैं सर कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है हर वो चीज जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है जिसको आप टच कर सकते हो वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स देमसेल्फ प्लस द पेरिफेरल इक्विपमेंट का मतलब है जो उसके साथ कनेक्टेड इक्विपमेंट होती है व्हिच यू कैन सी व्हिच यू कैन टच connected to a computer for input, output, and storage of data, such as printers and standalone disk drives. The computer used in IT system range from very large supercomputers to very small handheld computers. In many organizations, different computers are connected to each other to form a network. A globalization of business environment has resulted in much more widespread use of the portable laptop computer. Laptop can typically be connected to the organization's computer network or to the intranet. अब यहाँ पे मैं आपको बात बता रहा हूँ. From remote locations via a data connection such as Wi-Fi or phone line. This may be the example that a manager can access email or the organization's intranet system, a system that looks and feels the same like the internet but is only available for the employees from anywhere around the world. अब मैं तुम्हें ना एक बड़ी मजेदार बात यहाँ समझाता हूँ. Again, extremely sorry for my voice. देखिए आपके पास ना सिस्टम दो टाइप के होते हैं इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं ना वो बेसिकली दो एरियाज में जनरेट हो रहे होते हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन का इनपुट मिलता है
एक होता है इंटरनेट। ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये आप सब सारे एम्प्लॉयज उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरनेट है, ये आप लोग भी यूज करते हैं। एक चीज होती है, ये बेसिकली इंट्रानेट। इंट्रानेट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो विद इन कंपनी एम्प्लॉयज के लिए होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। एक स्पेसिफिक कंपनी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाती है जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग, राइट। जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंट्रानेट होता है, जो हर कंपनी का अलग अलग होता है और हर कंपनी उसे अलग अलग ऑपरेट करती है। और वो एक आईडी पासवर्ड अपने लोगों को प्रोवाइड कर देती है, अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर देती है, जिसके अंदर बैठ के एम्प्लॉय जो है वो अपना काम सर अंजाम देते हैं, राइट। तो बेसिकली ये दो टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। अच्छा, अब कुछ इनपुट डिवाइसेस पे बात कर लेते हैं। कुछ फजूल से इनपुट डिवाइसेस हैं, आप सबको पता है। इनपुट डिवाइस का मतलब है वो चीज जो आपके डेटा इनपुट करने के लिए जरूरत है। Keyboard are the most common type of input devices, and in today's world, they are part of virtually all the computer system. Keyboard can be standalone keyboards, uh, and connected keyboards with a cable or through wireless connection, or they might be integrated into the computer system itself, such as the within the laptop or notebook. कहता है यार, आप देख सकते हैं आपके पास कीबोर्ड्स मौजूद होते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? एक ऐसी चीज जो डेटा इनपुट करने के लिए जरूरी होती है, जो डाटा इनपुट करने के लिए जरूरी होती है, जिसका काम जो है वो डाटा इनपुट करना होता है। आज के जमाने में हर चीज, हर हैंड हेल्ड डिवाइस के साथ कीबोर्ड आने लग गए। आप देखिए, जैसे ही आप एक मैसेजिंग ऐप अपनी ओपन करते हैं तो आपको पता है कि आपके सामने एक कीबोर्ड, एक वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाता है। और वो वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो बेसिकली आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, एंड इट्स अ टच सेंसिटिव कीबोर्ड जो आप बेसिकली अपनी स्क्रीन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह आपके पास आता है, फिर इसी तरह आपके पास आता है टच सेंसिटिव स्क्रीन्स एंड टच पैड। कुछ टच सेंसिटिव स्क्रीन और टच पैड भी होते हैं। सर, ये टच सेंसिटिव स्क्रीन या टच पैड क्या होते हैं? बेसिकली टच सेंसिटिव स्क्रीन आपके पास आपकी कंप्यूटर, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कीबोर्ड्स होती हैं वो टच सेंसिटिव स्क्रीन कहलाते हैं। देखिए, अगर तो आप अलग से कीबोर्ड अटैच कर रहे हैं तो वो आपका कीबोर्ड कहलाता है। लेकिन टच सेंसिटिव स्क्रीन आपकी कंप्यूटर के ऊपर जो इंटीग्रेटेड एरिया होता है, जिसको हम बेसिकली एक ऐसा टच पैड कहते हैं जिसको इस्तेमाल करके आप कर्सर या लेट्स सपोज आप राइटिंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज नोन एज द टच पैड। अ रीसेंट ट्रेंड हैज बीन टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग अ कीबोर्ड इनटू द टच सेंसिटिव स्क्रीन। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे ही मैं मैसेजिंग ऐप खोलूंगा तो मेरे पास एक टच सेंसिटिव स्क्रीन आ जाएगी, और वो टच सेंसिटिव स्क्रीन जो है वो मेरे पास उस तरह से ऑपरेट हो रही होगी। नंबर वन। नंबर टू इज के आपको पता है, आप अगर अपने एटीएम वगैरह पे जाते हैं तो आपने वहां पे भी टच सेंसिटिव स्क्रीन देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो स्क्रीन सामने लगी हुई होती है, जब आप उसको टच कर रहे होते हो तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास टच सेंसिटिव स्क्रीन को क्रिएट कर रहा होता है। राइट। बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बड़ी मजे की बात है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन क्या है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का क्या मतलब होता है? जरा देखते हैं हम इसको। देखो बेटा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का मतलब ये होता है, एक ऐसी डिवाइस जो आप अपने चेक्स और आप अपने डिपॉजिट स्लिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बैंक है और आप बैंक में गए और आपने उसको चेक दिया, तो वो एक छोटी सी डिवाइस के अंदर अपने उस चेक को डालता है, और वो चेक जो है वो ऑटोमेटिकली उस पर जो भी लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर, उस पर अमाउंट वगैरह, वो कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देता है, और वो सिस्टम के जरिए आपके सेंट्रल बैंक में चला जाता है। और शाम को आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका चेक क्लियर हो गया। वो जो डिवाइस होती है ना, जिसपे वो क्लियरिंग कर रहा होता है, वो डिवाइस आपकी मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकग्निशन। अच्छा, अब वो डिवाइस हर पेपर को नहीं पढ़ती, वो डिवाइस सिर्फ चेक के पेपर को और डिपॉजिट स्लिप के पेपर को पढ़ती है, और वो स्पेशल पेपर्स के ऊपर ही काम कर रही होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लिखा है। Magnetic in character recognition requires the input media to be formed of specifically formulated character printed in magnetic ink. These characters are then read automatically using a specialized reading device which is known as the magnetic ink character recognition. Right? The most common example of magnetic ink character recognition is in the banking industry with the use of check and deposit slip.
बेटा फिर उसके बाद एक ओएमआर डिवाइस आती है। ओएमआर डिवाइस आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने कभी अपने मेडिकल के एग्जाम दिए होंगे, तो उस एग्जाम्स के अंदर आपके पास चार ऑप्शन को में से किसी एक ऑप्शन को कलर करना होता था, और आपसे कहा जाता था कि इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर आप कलर करेंगे तो वो पेपर ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, और वो उसको रीड करके आपका टेस्ट का रिजल्ट जनरेट कर देगा। बेसिकली ये आपके एक स्पेशल पेपर पेपर के ऊपर ही हो रहा होता है ये काम भी। स्कैनर्स रीड टेक्स्ट or illustrate printed on the paper and translate the information into the format that the computer can use. The resolution, number of pixels. Sorry, मैं स्कैनर बता रहा था, मैं ऑप्टिकल मार्क रीडर बता रहा था। ऑप्टिकल मार्क रीडर is similar to magnetic ink character recognition in that it is an automated input method OMR involved marking a pre-printed form with a pen or typed line or cross in an appropriate box. The card is then read by OMR, and this device used sensors that mark in each box. Use can include national lottery entry forms and ballot voting slips. आपने अक्सर बैलेट की वोटिंग स्लिप्स पे जो स्टैंप लगते देखे हैं, वो भी उन्हीं सर्कल्स के अंदर लग रहा होता है ताकि वो जल्दी से ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको रिकॉग्नाइज कर ले। अगेन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में हम जरा मैन्युअली काम कर रहे होते हैं। बेटा फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्कैनर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। आप सबको पता है स्कैनर्स क्या होते हैं, आप सबको पता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन क्या होते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन क्या होता है। स्कैनर्स रीड द टेक्स्ट एंड illustrate the printed on the paper and translate the information into a format that the computer can use. The resolution or number of pixels recorded in each image. Pixel are minute areas of illumination on a display screen which taken together to form the image can normally be adjusted to reflect how sharp the user need to have the image. अब देखो स्कैनर जो है ना वो डिपेंड करता है, आपने पिक्चर रख दी और वो स्कैनर उसको स्कैन तो करेगा, लेकिन याद रखना डिपेंड करेगा कि स्कैनर की क्वालिटी कौन सी कैसी है और पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई खास सवाल नहीं बन सकता। देन वी हैव द माउस, ट्रैक बॉल और सिमिलर डिवाइसेस। आपको पता है आपके पास माउस आता है, अगर आप प्ले स्टेशन वगैरह खेलते हैं तो आपके पास एक हैंड हेल्ड माउस भी आता है जो आप बेसिकली अपने हाथ में पहन के कर्सर को मूव कर सकते हैं। माइस और ट्रैक बॉल, पुराने जमाने में एक ट्रैक बॉल आया करती थी, बेसिकली वो एक डिवाइस होती है जस्ट लाइक माउस, और वो कंप्यूटर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई होती है। Our handheld operated devices with internal sensors pick up the motion and convert it into electronic signals which instruct the cursor or the pointer to move on the screen. Touch sensitive pad and joysticks that similarly control the cursor are now commonly found. Take a second. Are now commonly found in the center of the keyboard. Most current laptops and notebook इनकॉर्पोरेट दी जॉयस्टिक्स। आज के जमाने में आपको भी ये बात अंदाजा है कि मेजॉरिटी ऑफ लैपटॉप्स और मेजॉरिटी ऑफ नोटबुक्स के अंदर ही ये इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। माइस वगैरह आप अपने लैपटॉप को देख ले, वहां पे मौजूद है। टच सेंसिटिव पैड एंड जॉयस्टिक्स दैट सिमिलरली कंट्रोल द कर्सर आर नाउ कॉमनली फाउंड इन द सेंटर ऑफ द कीबोर्ड। मोस्ट करंट लैपटॉप एंड नोटबुक इनकॉर्पोरेट द पैड और जॉयस्टिक। फिर उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त चीज आपके पास आती है, एंड दैट इज वॉइस डेटा एंट्री। Many computer now accept वॉइस इनपुट वाया अ माइक्रोफोन एंड वॉइस डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। आज के जमाने में बहुत सारे कंप्यूटर जो है आज के जमाने में बहुत सारे कंप्यूटर जो है उसके अंदर आपको पता है एक वॉइस डाटा एंट्री सिस्टम आता है। फॉर एग्जांपल सिरी, अगर आप लोग आईफोन वगैरह के यूजर हैं तो आपको अंदाजा होगा सिरी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वॉइस डाटा रिकग्निशन के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉइस के जरिए बोलता हूँ कि सिरी प्लीज प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, तो सिरी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज माय वॉइस एंड वो उस चीज को जो है वो देख रहे होंगे। तो अगेन ये जो है वो आपके पास वॉइस डाटा एंट्री के जरिए जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था। बड़ा जबरदस्त ये भी सिस्टम है। फिर उसके बाद कहता है मोस्ट कंप्यूटर कैन नाउ एक्सेप्ट द इनपुट वाया अ माइक्रोफोन एंड वॉइस डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। once One particularly useful application is found in the language translation program that supports simultaneous translations. Another example might be in the smartphone where you can enter the command or orally rather than typing, for example, with an instruction called call office. फिर उसके बाद आपके पास एक बड़ी मजेदार चीज आती है जिसको हम कहते हैं बारकोड रीडर या क्यूआर रीडर। अगर आप लोगों के पास मेरी बुक मौजूद है तो आप देखिएगा उसके पीछे एक क्यूआर कोड एंटर हुआ है, और जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको मेरा नंबर और मेरी फेसबुक और मेरी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो बारकोड के अंदर कुछ कम इंफॉर्मेशन आती है, सोशल और क्यूआर कोड के अंदर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है। बारकोड इस तरह की कुछ लाइंस होती है, उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन, यानी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, बस इतनी इंफॉर्मेशन बारकोड अपने अंदर समा सकता है। लेकिन क्यूआर कोड कंपैरेटिवली ज्यादा इंफॉर्मेशन समाता है। बारकोड आर अ ग्रुप ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मार्क विद अ वेरिएबल स्पेसिंग and thickness found on the product labels such as those in the supermarket. Each code
Each code is unique and can be read automatically by the electronic barcode reader. QR code are matrix or two-dimensional barcode originally popular in the automotive industry. They have seen a recent rise in popularity elsewhere given their fast readability and greater storage capacity than standard barcode. क्यूआर कोड के अंदर एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है आपको अगेन आप मेरी बुक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे बुक के पीछे क्यूआर कोड अब उसको देखिए वो एक ऐसा सिस्टम है जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है फिर बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली क्या होता है आप जब एक काउंटर पे अपनी प्रोडक्ट को लाते हैं तो वो एक स्कैनर आपकी प्रोडक्ट के पास लाके उस बारकोड को रीड करता है और वो स्कैनर के जरिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में उस बारकोड को रीड करके उस बारकोड का एक रिसीट बनाई जा रही होती है अगेन जिसमें से वो पैसे निकालता है उसे टिल बॉक्स कहते हैं याद रखना इस पे सवाल हो सकते हैं ईपीओएस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल कहता है ईपीओएस अलाउ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड टू बी रेड और इंस्टेंट पेमेंट जैसे ही आपकी पूरा बिल कंप्लीट होता है तो आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को मशीन के जरिए जो है वो स्कैन करते हैं और फिर वो आपकी पेमेंट हो जाती है recent development of EPOS has seen a growth in the technology that support mobile phone. आज के जमाने में आपको अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी नहीं रखना होता बल्कि आप एक काम करें आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी जो है वो जैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए भी अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी उस काउंटर के अंदर फिर बेटा डिजिटल कैमराज मैं क्या बताऊं आपको आप सबको पता है आप सबके स्मार्टफोन्स के अंदर डिजिटल कैमराज मौजूद है एक सेकंड रुकिएगा Digital cameras can be found in the form of standalone unit or they may be integrated into the other technologies such as smartphone and tablet computers. Digital camera capture images and videos that are digital form and allow easy transfer to the computer where they can be manipulated by software. Digital cameras are used in many situations, whether it is for the development of marketing material, recording of crime scenes by the police or by an auditor or an year-end inventory count. तो डिजिटल कैमरा का यही काम होता है चाहे वो डिजिटल कैमरा एक मोबाइल फोन के अंदर भी पाया जा सकता है टैबलेट में भी पाया जा सकता है और आजकल लैपटॉप के अंदर भी वेबकैम की सूरत में पाया जा सकता है दीज कैमराज आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोज एंड टेकिंग पिक्चर्स अब मेरा बड़ा अहम सवाल होता है यहाँ पे बड़ा अहम सवाल आ रहा है सर इन सारी चीजों के बेनिफिट क्या है सिंपल सिंपल बातें जल्दी से देख लेते हैं आपको इसमें से कोई खास सवाल नहीं मिलेगा लेकिन अगेन हमें इसको रिवाइज करना जरूरी है कीबोर्ड बड़ा कॉमन और सिंपल और चीप प्रोडक्ट है आप आराम से कर सकते हैं इसको यूज लेकिन ये लेबर इंटेंसिव है इसमें ज्यादा काम लगता है और ये स्लो है कंपैरेटिवली अगर मैं वॉइस के जरिए डेटा एंटर करता हूँ तो वो ज्यादा फास्ट है या स्कैनिंग के जरिए अगर मैं डेटा एंटर करता हूँ वो ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कीबोर्ड फिर टच सेंसिटिव स्क्रीन आपका मोबाइल फोन वगैरह जी सेव करता है टाइम इंटीग्रेटेड होता है जगह सेव करता है आपको अलग से कीबोर्ड वगैरह नहीं लगाना पड़ता छोटी सी स्क्रीन के अंदर आप सारा मामला कर सकते हैं लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये डिफिकल्ट होता है इसकी टेक्निक को समझना मुश्किल होता है एक्यूरेट डेटा एंट्री नहीं होती कभी कभी आपने डिक्शनरी ओपन की भी होती है तो आपको पता है कि एक कुछ का कुछ वर्ड जो है वो चला जाता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन अगेन एक ऐसी डिवाइस जो आपके चेक्स वगैरह डिपॉजिट स्लिप को पढ़ती है आसान होती है जल्दी से आपने चेक डाला पहले जमाने में आपको मैनुअल कैशियर जो है वो ये काम मैन्युअली करता था कंप्यूटर और लैपटॉप्स के अंदर वो अपने डाटा को एंटर करता था लेकिन आज के जमाने में जो है वो ये बड़ा स्पीडी काम हो चुका है इसी तरह ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बड़ा स्पीडी है लेकिन ये मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकग्निशन की जो डिवाइस है ये एक एक्सपेंसिव डिवाइस है और ओएमआर में आपको पेपर भी जो खरीदना पड़ता है वो वही पेपर आप खरीद सकते हैं जो पेपर ओएमआर एक्सेप्ट करेगा यानी नॉर्मल A4 के पेपर को नहीं करेगा आपने देखा होगा कि अगर आपने मेडिकल कॉलेजेस वगैरह का इम्तिहान दिया है तो आपको पता होगा कि वो जो पेपर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो एक इंतहाई महंगा पेपर होता है और वो पेपर जो है वो अल्टीमेटली एक एक्सपेंसिव पेपर होने की वजह से बहुत कम कॉलेजेस और बहुत कम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है उस पेपर का इस्तेमाल करके ओएमआर का इस्तेमाल किया जाता है अगेन बट इसका फायदा ये है कि आपको कोई चेकर की जरूरत नहीं है आपको कोई लेबर इंटेंसिव काम की जरूरत नहीं है सारा काम जो है वो मशीन आपके लिए कर देती है फिर we have the scanner and optical character recognition. It's an excellent for inputting graphics, text only. Slow होता है, scanning में time लगता है, एक एक पेज स्कैन करना पड़ता है, quality of image अगर खराब होती है, तो scanning की quality भी खराब होती है, अगर quality of scanner खराब होता है, तो भी quality अच्छी नहीं आती. माइस या ट्रैक बॉल एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जा रही होती है लेकिन कभी कभी ये लैग करने लगता है स्लो हो जाता है और इसमें एरर्स आने शुरू हो जाते हैं आप लेफ्ट क्लिक करते हो राइट क्लिक भी दबाना शुरू हो जाता है वॉइस डेटा एंट्री वेरी कन्वीनियंट लेकिन जाहिर है अगर पीछे की वॉइस है फॉर एग्जांपल अगर मैं सिरी को कुछ बोल रहा हूँ एंड इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली या अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो अगेन सिरी इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज दी करेक्ट वॉइस बार कोड आजकल बड़ा कॉमन हुआ है वेरी कॉमन वेरी एक्यूरेट एंड इट्स वेरी क्विक नंबर वन
नंबर टू, अगर डैमेज बारकोड, अक्सर आप इम्तियाज में अगर ग्रीन ग्रोसरी आइटम खरीद रहे होते हो ना, तो इम्तियाज वाला कहते हैं कि सर ये बारकोड डैमेज है, आप एक काम करें जरा दोबारा से इस पे बारकोड लगवा के आ जाए और फिर मैं इसको जो है वो स्कैन कर सकता हूँ। अगेन वी हैव डिजिटल कैमरा, इट्स अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट, इट्स क्विक, इट्स एक्यूरेट, इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी इमेजेस क्रिएट कर रहा होता है। बट अगेन जितनी हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी, आपको पता है जितना अच्छा कैमरा होगा उतना ज्यादा आपकी स्टोरेज स्पेस लेगा। और जब आप इनपुट डिवाइसेस कर चुके हैं, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है बेटा? आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपको रिजल्ट शो करती है। फॉर एग्जांपल आपका प्रिंटर, आपका स्पीकर, आपका मॉनिटर, दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस एंड दे आर गोइंग टू शो यू द रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस। जब आप इनपुट एंटर करते हैं, वो प्रोसेस होता है और वो अल्टीमेटली आपके आउटपुट डिवाइस की तरह जो है वो आपको शोकेस किया जा रहा होता है। सो हम जल्दी से देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस और हमें किस तरह वो फायदा देती है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है मॉनिटर। आप देख सकते हैं कि मॉनिटर का काम क्या होता है। टेलीविजन स्क्रीन होती है, ये आपको रिजल्ट शो करता है। ये आपको, अगर सॉरी, अगर आप मॉनिटर की स्क्रीन बंद कर देते हैं या लाइट ऑफ हो जाती है, तो आपका मॉनिटर जो है वो आपको रिजल्ट शो नहीं, आपको रिजल्ट जो है वो शो नहीं कर रहा होगा। फिर आता है प्रिंटर, एक ऐसी डिवाइस जो बेसिकली आपको पेज के ऊपर प्रिंटिंग करके देती है, और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और वो कलर भी हो सकता है। फिर आपके पास आता है स्पीकर या हेडसेट। ये बेसिकली जो हेडसेट है, यानी कि जो आपका माइक्रोफोन है, वो आपका इनपुट डिवाइस भी होती है, क्योंकि आप उसके जरिए जो है वो अपनी आवाज इनपुट करते हैं। लेकिन स्पीकर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली जो है वो आवाज सुनाती है। तो वो हेडसेट, ये स्पीकर इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, राइट। फिर उसके बाद आपके पास आती है कुछ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूएसबी या डिस्क या सीडी ड्रॉम की सूरत में, सीडी की सूरत में होती है। इसमें आप स्टोर करके, ऑफलाइन स्टोरेज करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आप इसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी ले जा सकते हैं, फिर आप अपने डेटा को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्टर आप सब जानते हैं, मैं जब आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस जो बहुत सारे लोगों को एक डेटा प्रोजेक्ट करने में मदद करती है, और वो प्रोजेक्टर जो है वो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे लोगों को जो है वो एक इंफॉर्मेशन शोकेस कर रही होती है। सर इसके बाद हमारे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस आती है, बड़ी मजेदार स्टोरेज डिवाइसेस है। ये थोड़ा सा चीज है जो हमें पढ़नी चाहिए और जिसके ऊपर एक अच्छा सा सवाल भी बन सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या कहता है, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द वेरियस डिवाइसेस such as keyboard, mice, scanner, and outputting the devices such as speakers, printer, monitor. However, computer need somewhere to store all the data such as music, videos, pictures, documents, spreadsheet, presentation, email, and so on. The different type of storage devices found within a computer system include the following. हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर तो डिवाइस, याद रखना ये बात, सवाल आ सकता है, अगर तो डिवाइस ऐसी स्टोरेज है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक चीज को स्टोर कर रही है, जो आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर एक आपके डेटा को स्टोर कर रहा है, यानी आप मोबाइल सिस्टम में कोई और चीज या कंप्यूटर सिस्टम में कोई और चीज अटैच नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज यानी इंटरनल मेमोरी कहलाता है। लेकिन एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो आप अलग से अटैच कर रहे हो अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन के साथ, तो वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इसका मतलब अगर तो इंटरनल स्टोरेज होगी तो वो आपकी प्राइमरी होगी, और अगर एक्सटर्नल होगी तो सेकेंडरी होगी। इंटरनल टेम्परेरी स्टोर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू दैट अलाउस टू प्रोसेस द डेटा। ये वॉलेटाइल होता है, जैसे ही बिजली चली जाती है आपका डाटा उड़ जाता है। वॉलेटाइल का मतलब पता है, अगर इरेज हो जाएगा, अगर कंप्यूटर करप्ट हो गया आपका डाटा उड़ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो गया था, तो मेरा सारा डाटा उड़ गया अनफॉर्चुनेटली। अगेन बट एक बड़ी मजेदार बात थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मैंने अपने डाटा को जो है वो एक ड्राइव पे अपलोड कर दिया था, तो अगेन मेरा डाटा जो है वो करप्ट होने के बावजूद भी मेरे लिए आज एक्सेसिबल है। मच स्मॉलर देन सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले में छोटा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल फोन की अपनी मेमोरी जो है वो लेट्स सपोज इट माइट बी 512 MB, बट मेरे पास जो यूएसबी है इट इज ऑफ अराउंड 10 TB। तो अगर मेरे पास वो यूएसबी है, वो यूएसबी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, या इसको टर्शरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, बट मच क्विकर टू एक्सेस एज इट हैज नो मैकेनिकल पार्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यूएसबी अटैच नहीं करनी, आपको अपनी हार्ड ड्राइव अटैच नहीं करनी, आपको कोई और एक्सटर्नल ड्राइव अटैच नहीं करनी, आपको मेमोरी कार्ड अटैच नहीं करना, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होने के साथ साथ एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर मानी जाती है। एग्जाम्पल इंक्लूड रैम एंड रोम। थोड़ी देर में हम रैम के बारे में बात करते हैं।
RAM is basically the random access memory and ROM is basically the read only memory. तो ROM और RAM में क्या फर्क है, कैसे जनरेट होता है और किस तरीके से ROM और RAM जो है वो वर्क करता है, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह कि RAM क्या है, ROM क्या है और वो किस तरीके से जो है वो आगे ऑपरेट कर रहा होता है, राइट? Secondary storage devices is used फिर उसके बाद क्या कहते हैं एग्जांपल इंक्लूड रैम एंड रोम प्लस सीपीयू कैश मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम टिपिकली अप टू 2 MB और मेगाबाइट इन साइज। आप जैसे ही अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं और आपके पास लिखा हुआ आता है कि ये मोबाइल फोन के अंदर 512 MB की स्टोरेज है लेकिन आपके पास एक्सेस सिर्फ 450 MB की स्टोरेज का आ रहा होता है या सॉरी जीबी की स्टोरेज का आ रहा होता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि कुछ कंप्यूटर की अपनी इंटरनल मेमोरी होती है जिसको ना बनाने वाले ने पहली मर्तबा उसमें डाला होता है। वो मेमोरी आप रेज नहीं कर सकते, वो मेमोरी आप हटा नहीं सकते। वो कंप्यूटर के अपने अंदर की सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर को, बट यू कैन नॉट चेंज दो सॉफ्टवेयर। आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। फिर बेटा आपके पास कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी यूएसबी, आपकी सीडी रोम, आपकी आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, आपकी एसएसडी ड्राइव, आपकी वो ड्राइव जो आप कंप्यूटर के अलावा भी कहीं और से एक्सेस कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंक्लूड की जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं आपकी यूएसबी को। फ्लॉपी डिस्क आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, बचपन में आता था, छोटी सी एक डिस्क होती थी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर दी जाती है, अलग से लगती थी। इसमें आपके कुछ इमेजेस वगैरह सेव हो जाते थे। सीडी रोम, डीवीडी रोम, ब्लू रे ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, क्लाउड ड्राइव। क्लाउड ड्राइव तो आप सब जानते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? बेसिकली बचपन में वीसीआर वगैरह आया करते थे जिसमें हम मूवीज देखते थे, तो एक बॉक्स टाइप टेप होता था जिसको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। या अगर आप इसको ज्यादा अच्छा समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके पास कैसेट प्लेयर होता था, तो वो जो कैसेट होती है ना, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें कुछ गाने वगैरह, कुछ सॉन्ग्स वगैरह आते थे। Then we have the tertiary storage devices. Tertiary storage typically involves robotic mechanism that mounts, insert, and dismount removable mass devices into a storage device, often used for archiving rarely accessed information as it is much slower than the secondary storage method। मैं बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके डाटा को जो है वो सेव कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसबी जो है या फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेमोरी कार्ड, आपको उसको माउंट करना पड़ता है। माउंट का मतलब होता है उसको अटैच करना पड़ता है। जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो आप अनमाउंट करते हो और डीटैच कर लेते हो। तो वो आपकी सेकेंडरी होने के साथ साथ टर्शरी स्टोरेज डिवाइस भी है। एक ऐसी डिवाइस जो आप अटैच करते हो कंप्यूटर सिस्टम के साथ और फिर उसको आप जो है वो रिमूव कर लेते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, राइट? फिर बेटा आपके पास कुछ ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस आती है। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो जिसको यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। इसमें बाकी हर किस्म की स्टोरेज डिवाइस आ सकती है, यानी जो ऊपर जितनी लिखी हुई है सब आ सकती है सिवाय क्लाउड ड्राइव के, क्योंकि क्लाउड ड्राइव में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट की जरूरत है। इसमें एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ईवाई ने अपना एक गोडाउन बनाया हुआ है जहां से वो अपनी फाइल्स रखता है सारे क्लाइंट्स की, तो वो भी एक ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ऑल्दो वो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है लेकिन वो भी एक ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है जहां सारी फाइल्स वगैरह रख दी जाती है। अब यार एक बड़ा अहम सवाल है, हम अक्सर सवाल पूछते हैं और इसका जवाब आज मैं आपको देता हूँ। सर हर वो हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर, हर वो ड्राइव जो हर वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो, एक सेकेंड रुकिएगा, हर वो ड्राइव जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको जो है वो हम टेली कम्युनिकेशन, जिससे हमें कुछ रिजल्ट एंटर किया जा सकता है या रिजल्ट दिखाया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल। कंप्यूटर की लैंग्वेज को लोगों की लैंग्वेज में ट्रांसफर करके रिजल्ट दिखाना टेक्नोलॉजी होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स को कहते हैं टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा। डेटा चेंज करना, डेटा स्टोर करना, डेटा ट्रांसमिट करना, डेटा मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज टेक्नोलॉजी आता है। यानी आपका मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर यूज होने वाला सॉफ्टवेयर एक सिस्टम है। The term is typically associated with computer and computer network. However, the full definition include other information distribution technologies such as television, telephone, and radio. फिर बेटा हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर that people and organization use to collect, filter, process, create and distribute data and information. सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होती है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर आपके मोबाइल फोन इज अ टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके अंदर लगने वाला एंड्रॉइड सिस्टम एक सिस्टम है, या आपका आईफोन है टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर लगने वाला एक iOS सिस्टम एक सिस्टम है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे बेसिक फर्क ये होता है।
Within an organization, information systems support operations, management, and decision making. The term information system is broader than information technology as it incorporates the way the people interact with the technology. Information system एक बड़ा वर्ड है, एक बड़ी चीज है जिसके अंदर हमारे बिजनेसेस दुनिया से कनेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल भी एक information system है जहां से आप information को extract कर सकते हो, information को utilize कर सकते हो, copy कर सकते हो और उसे अपने हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. अगर हम समरी देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो यहाँ कहता है कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरैक्टिंग कंपोनेंट दैट ऑपरेट टुगेदर टू अकम्प्लिश द पर्पस. ये सिस्टम एक ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करता है. फिर एक चीज होती है बिजनेस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ पीपल मशीन. बिजनेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पांच चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल लोग, मशीन, मेथड, दिमाग, पैसा, सब कुछ जब मिला के काम किया जा रहा है तो बिजनेस का एक सिस्टम चल रहा होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसी सिस्टम जहां से आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाया जाता है. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जहां पे आपका जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जहां पे आपका जो है वो एक मॉनिटर आपको रिजल्ट शो करता है. बेसिकली वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है. सो आपके पास कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ डाटा कलेक्शन के प्रोसेसेस हैं. तो ऑल दी सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दीज एरिया. फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी प्लानिंग ऑफ एनवायरनमेंट को कहते हैं जहां पे आप कंट्रोल और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम क्या होता है? सर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है? देखिए आपके पास एक गोल्स होने चाहिए, आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए जो आप इनपुट करेंगे, फिर वो डेटा प्रोसेस होगा, फिर उसका आउटपुट निकलेगा, फिर उस आउटपुट को आप एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करेंगे, अपने एम्प्लॉइज वगैरह को प्रोवाइड करेंगे. और उस डेटा की कुछ लिमिटेशंस होंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं जब आपसे ये कहता हूँ कि एक एक कंपनी ने पैसा लगाना है किसी जगह, तो वो क्या करेगी? उस जगह का इंफॉर्मेशन लेगी और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालेगी, कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा. अगर तो पैसा लगाने से फायदा नजर आ रहा है तो वो लगा देगा, नहीं लगा तो नहीं. लेकिन लिमिटेशन ये है कि दुनिया में कोरोना आ सकता है और वो सारी इंफॉर्मेशन धरी की धरी रह सकती है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं. एक होता है ओपन लूप सिस्टम, एक होता है क्लोज लूप सिस्टम. ओपन सिस्टम या ओपन लूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनवायरनमेंट के असरात होते हैं. यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट जिसको अफेक्ट करती है या वो सिस्टम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. मैं एग्जांपल देता हूँ. द एनवायरनमेंट हैज ये क्लोज लूप सिस्टम नहीं, ओपन लूप सिस्टम पे पहले बात करते हैं. डू इंटरेक्ट देयरफॉर द एनवायरनमेंट विल अफेक्ट द सिस्टम एंड द सिस्टम विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट. ऑल बिजनेस, सोशल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ ओपन. देखिए आज के जमाने में जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो एनवायरनमेंट की बेसिस पे तो चल रहा है. यानी बिजनेस कहता है मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जो मेरे कस्टमर की डिमांड को प्रेडिक्ट करेगा. तो इसका मतलब अगर कस्टमर को चीज ज्यादा चाहिए होगी तो मैं वो चीज ज्यादा बनाऊंगा, अगर कस्टमर को चीज कम चाहिए होगी तो मैं वो चीज कम बनाऊंगा. इसका मतलब है आज का मॉडर्न बिजनेस जो है वो सिर्फ सिस्टम की बेसिस पे ऑपरेट हो रहा होता है. और वो जब सिस्टम की बेसिस पे ऑपरेट हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट की बेसिस पे ऑपरेट हो रहा होता है. और जब वो एनवायरनमेंट की बेसिस पे ऑपरेट हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम एक काबिले बर्दाश्त और एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट जो है वो शो कर रहा होता है. बट एक ओपन लूप सिस्टम के बाद जब क्लोज लूप सिस्टम पे आते हैं तो हम एक ऐसे सिस्टम पे आते हैं कि जो इन्वायरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं ले रहा होता. ना इन्वायरमेंट उसे इफेक्ट कर रही होती है, ना वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ. आप अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे ना तो साइंटिस्ट हमेशा अटलांटिक ओशियन या आर्टिक ओशियन में जाके रिसर्च कर रहा होता है. वो कहता है हमें इन्वायरमेंट से दूर जाना है, हम एक ऐसी रिसर्च करेंगे जिसमें इन्वायरमेंट कोई दखल ना करे और मैं इन्वायरमेंट को दखल ना करूं. जो काम करना है हम दूर जाके करेंगे ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर या मेरी वजह से इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट की वजह से मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस ना आए. बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम ये कहता है द एनवायरनमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सिस्टम हैज नो इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. Example of the real world are rare and business example are even rarer. One useful example is scientific experiment. आप ये कह सकते हो सिंपल बात, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होता, ना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. एक आदमी अगर आइसोलेशन में जाके कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है या अगर आइसोलेशन में जाके अपने अल्लाह ताला से कनेक्ट कर रहा है तो जिसके में एनवायरनमेंट का अफेक्ट नहीं होता या एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट नहीं करती है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, तो ये क्लोज सिस्टम के तहत अल्लाह ताला से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है. लेकिन एक ओपन लूप सिस्टम ऐसा होता है जिसमें वो लोगों को भी लेके जा रहा है और लोगों को भी रागिब कर रहा है और लोगों को वो चीज बता रहा है जो लोगों को समझ आती है. अगेन सर कुछ और सिस्टम अडेप्शन की बातें करते हैं. आज हम ये बात कर रहे हैं कि ओपन सिस्टम के अंदर फर्दर क्या बातें आती है, फर्दर हमारे पास कितने टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं. यानी ओपन सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट होता है. वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास पहला सिस्टम आता है डिटरमिनिस्टिक सिस्टम.
प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और साइबरनेटिक सिस्टम। अब जरा देख लो, डिटरमिनिस्टिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो यूज प्री डिटरमाइंड रूल, therefore have predicted operations giving predictable output. Example include machine and computer programs. These system will follow the standard and often have a rule book. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम घर पे एक मशीन लेके आए जिसका काम कपड़े धोना है। तुमने उसके अंदर 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स डाल दी। अब वो सिस्टम एक वार्निंग देगा, वो कहेगा कि इसके अंदर 5 से ज्यादा नहीं डाल सकता, आप 5 चीजें डालें, इट इज गोइंग टू वॉश इट एंड गिव इट बैक। और आपने इसके ऊपर 15 मिनट का टाइमर लगा दिया। दिस मींस कि ये 15 मिनट ये प्रिडिक्टेबल ऑप्शंस पे चल रहा है, ये 15 मिनट के अंदर आपको वॉशिंग प्रोवाइड कर देगा और आप उस प्रोडक्ट को अपने लिए यूजेबल कंडीशन में ला सकते हैं। तो दिस इज अ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। डिटरमिनिस्टिक सिस्टम प्री डिटरमाइंड रूल्स की बेसिस पे चल रहा होता है। इसकी एक और मजेदार एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ, एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 2+2, तो मेरा एक्सेल मुझे जवाब देगा 4। आपको पता है ये प्रिडिक्टेबल बात है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसने ऐसा ही करना है और हमेशा ऐसा ही करेगा। यू कैन नॉट से कि यार 2+2 कभी एक्सेल में लिखूंगा तो 7 आंसर आएगा, ये प्रिडिक्टेबल है। फिर एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होता है, ये प्रोबेबिलिटी असाइन करता है टू फ्यूचर इवेंट। देयर बिहेवियर इज लेस इजी टू प्रिडिक्ट, ये इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आप लोगों ने डाइस वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने क्यूटी के अंदर, तो उस फॉर्मूले के अंदर डाइस के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर आपको पता है। तो डाइस के 4 डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं और उन 4 डिफरेंट पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी होती है आई गेस 1/6, राइट। तो हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी, अब आप ये नहीं बोल सकते कि 2 आएगा या 4 आएगा, ये प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है। आपको पता है आउट ऑफ 6 ही रहेगा, यानी आउट ऑफ 6 नंबर ही आएंगे। बट यस, यू कैन नॉट से इट इज गोइंग टू बी 2 4 1 3 2 1 और 4 और 5 और 6। असाइन प्रोबेबिलिटी टू फ्यूचर इवेंट, वो कहेगा भाई इट्स प्रोबेबल के 1/6 चांसेस है। The behavior is less easy to predict. Most businesses are example of probabilistic system. मैं मिसाल के तौर पे आज सोचता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए अपने लेट्स सपोज एक रेस्टोरेंट बिजनेस में लगाऊंगा, तो मेरे सिस्टम ने मुझे बताया कि 60% चांस है कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और 40% चांस है कि आपका बिजनेस जो है वो एक नॉन सक्सेसफुल बिजनेस बन जाए। अगर 60% चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा तो आप 50,000 की प्रॉफिट पे आएंगे, आपको 50,000 प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 40% चांस है कि आप जो है वो फेल हो जाएंगे तो आप 30,000 के लॉस में आके खड़े हो जाएंगे। तो इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, ये कोई 100% रिजल्ट नहीं देता। अगर मैं डिटरमिनिस्टिक सिस्टम में 2+2 लिखता हूँ ना, तो वो हमेशा 4 देता है, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में वो कहेगा 1+3 भी 4 हो सकता है, वो बोलेगा 3+1 भी 4 हो सकता है, वो बोलेगा 2+2 भी 4 हो सकता है, वो बोलेगा 5+5 - 1 भी 4 हो सकता है। तो ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज आपको प्रोवाइड कर देगा। इन इफेक्ट बिजनेस ट्राइज टू चेंज बिफोर द इवेंट अकर। बिजनेस कोशिश करता है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस चीज को अडॉप्ट कर ले। फिर एक आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और साइबरनेटिक सिस्टम। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम कंटिन्यूअली चेंजिंग अडैप्ट्स द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन, दीस टाइप ऑफ सिस्टम are least likely to be computerized, rely heavily on the interaction from the people. मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्रेड यूनियन का सिस्टम चल रहा है, आपके पास एक लेबर का सिस्टम चल रहा है। अब जब ट्रेड यूनियन को अपनी बात मनवानी होती है ना, तो वो सेठ को दोस्ती भी कर रहा होता है, वो सेठ के साथ जो है वो बातें भी कर रहा होता है, वो सेठ को थोड़ी सी हेल्प भी कर रहा होता है और वो सेठ की बात भी मानता है। तो इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी लेबर के पास मौजूद होती है, एक सेकंड को, आपके पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं तो लेबर जो है वो अपनी निगोशिएशन बड़ी स्ट्रांग कर देता है और कहता है कि मैं कहीं और चला जाऊंगा। और जब लेबर के पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो अपनी निगोशिएशन वीक कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोविड में देखा होगा लेबर तबका जो है वो बस ये सोचा था कि मुझे निकाले, लेकिन कोविड के बाद नई जॉब्स क्रिएट हुई। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लेबर्स को कट ऑफ किया था उन्होंने दोबारा से हायर किया, तो दोबारा से हायर करने की वजह से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, अभी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज नए मामलों को क्रिएट करने लगी है। फिर कंट्रोल सिस्टम। सर कंट्रोल सिस्टम क्या है? अ कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
The two main type of controls are open and closed loop control. कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया कैसे जाए, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, और अगर हम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को कैसे चेक किया जाए, जरा समझना बात को। Closed loop control has inbuilt control, very much like thermostat. In a heating system, they are not responsive to the changes in the environment. A business example which has inbuilt control is in the stock or credit control system, that the system automatically checks the responses. देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक शेल्फ के अंदर एक सिस्टम लगाया हुआ है, इस शेल्फ के अंदर 10 बॉक्सेस है, जैसे एक एक करके ये बॉक्स जो है वो सेल होने निकलता है, जैसे ही ये बॉक्सेस 5 हो जाते हैं ना, इररिस्पेक्टिव की डिमांड कुछ भी आ रही है, जैसे ये बॉक्सेस 5 हो जाते हैं, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली एक परचेज ऑर्डर मेरे सप्लायर को दे देता है। अच्छा, अब सप्लायर लेता है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर अब सप्लायर क्या करते हैं, सप्लायर लेता है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर ये इन्वेंट्री लेवल 3 हो जाता है। जैसे ही सप्लायर आता है, सप्लायर 7 यूनिट लेके आ जाता है और ये इन्वेंट्री लेवल अगेन 10 पे चला जाता है। ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोरोना आ गया, डिमांड कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, कहता है जैसे ही 5 होंगे, साहब ने सिस्टम में ये एंट्री की हुई है, जैसे ही 5 होंगे मुझे मंगवाना है तो ये मंगवा लेता है। इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम, अगेन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंट्रोल जिसके अंदर इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता, ना ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ना इन्वायरमेंट इसे अफेक्ट करती है। फिर क्या कहते हैं, closed loop control is most suitable for the type of system which is stable. System which exist in a relatively dynamic environment are not suitable for this type. कहते हैं closed loop system एक ऐसी जगह अच्छा चलता है जहां पे आपकी इन्वेंट्री वगैरह ऑलरेडी काउंटेड होती है और आपको पता है कि इससे ज्यादा इन्वेंट्री मुझे इस्तेमाल नहीं करती। बेटा फिर उसके बाद आता है आपके पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, डू नॉट हैव एन इनबिल्ट कंट्रोल एज इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, नो थर्मोस्टेट। ये दुनिया के ऊपर चलता है, फॉर एग्जांपल एक थर्मोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम या ओपन लूप कंट्रोल। आप अपनी बॉडी में लगाएं, आपको फीवर हो रहा है जैसे मुझे इस वक्त हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू शो यू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी उसकी रीडिंग है, लेकिन अगर किसी को नहीं हो रहा तो वो 89 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाके खड़ा कर देता है। अगेन जो है ये ओपन लूप सिस्टम होता है, इसकी बिजनेस एग्जांपल जो है वो नीचे मौजूद है। हर सारी इन्वायरमेंट, सारी बिजनेस की इन्वायरमेंट जो है वो इस वक्त ओपन लूप सिस्टम या ओपन लूप कंट्रोल पे। ओपन लूप कंट्रोल का मतलब होता है इन्वायरमेंट अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी बंदे को एक स्पेसिफिक इंसान की जरूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उसकी हर मांग पूरी करेगा क्योंकि उसकी जरूरत है, तो वो उसको सिस्टम के तहत हर हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। A business example would be whole organization. Open control system are responsive to the environment and they often involve interaction from the user. The element of a control system include input, process and output. Open system में वही again जितने भी systems है उसमें होता क्या है, या ओपन सिस्टम के अंदर होता क्या, कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप इनपुट करते हो, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट निकलता है। सेंसर मेजर द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड डिटरमाइन द न्यू वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 केजी मटेरियल लगाऊंगा तो एक टेबल बनेगा, ये पहले से मुझे पता है। अगर मैं 4 केजी लगाऊंगा तो टेबल खराब बनेगा, अगर मैं 6 केजी लगाऊंगा तो जाया ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे पता है कि मेरा ये मामला जो है वो इस तरीके से चलेगा। अगर मैं 5 केजी लगाता हूँ तो एक टेबल बनेगा एंड आई नो दिस, एंड अगेन इफ आई नो दिस तो वो अल्टीमेटली जो है वो मेरे लिए एक बड़ा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। आई होप सो तुम्हें बात समझ आ रही होगी यहाँ तक। आगे मूव करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं। कंपेरेटर कंपेयर्स द न्यू वैल्यू विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। हमने सोचा था हम 5 केजी लगाएंगे तो एक टेबल प्रोड्यूस होगा, लेकिन मशीन ने क्या किया, 4.5 केजी में ही टेबल प्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या है, ये है मेरी स्टैंडर्ड या बजटेड वैल्यू, जिसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। सिस्टम ने ये सोचा था, लेकिन एक्चुअल में ये आगे जाके तुम एक चीज पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ये उसमें काम आएगा, तो इतना इफेक्टिव यहाँ पे नहीं है। फिर एक आता है इफेक्टर फीडबैक दिस सिस्टम के अंदर, ये क्यों हो गया, अब हमें एक फीडबैक देना होगा। अब अब हम सोचेंगे 5 केजी पे टेबल बनता था, 4.5 केजी पे टेबल बन गया, व्हाई इज इट सो। तो अब हम सोचेंगे यार उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि मे बी ये हो गया होगा या वो मामला हो गया होगा या हमारी मशीन इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही होगी, मे बी समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हमारे पास आता है डेटा एंट्री, बैच, ऑनलाइन एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। डेटा एंट्री क्या होती है, बैच प्रोसेसिंग क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है, इस पे हम बात करते हैं। डेटा क्या है, रॉ डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, नेटवर्क क्या है।
we will talk about this right now. बेसिकली डेटा एक ऐसी चीज है जिससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ वन, अगर मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 1A7B अलिफ ते बे और डॉलर का साइन, तो आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा आपने. लेकिन अगर मैं इसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने जाता हूँ तो वो डाटा बेसिकली मेरा जो है वो एक इंफॉर्मेशन में तब्दील हो रहा होता है. हमने अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेटाबेस. डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्ट, centralized and decentralized, client server computing, file server and a local area network. and again WAN क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आई गेस मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी थर्ड वीडियो पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह. टुमारो I'm going to make the next video regarding this. It's a very small portion. It is going to hardly take around maybe 10 or 15 minutes. और उसके बाद हमारे पास last portion आ जाता है. That is the type of information system. So I'm keeping my class till here today, and we are going to meet tomorrow in the remaining part of our uh, PRC